प्रिय छात्रों, आपका ऑनलाइन टीचिंग में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, किसी फलन की सततता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये जो फलन है ये उसी तरह के फलन है जो हम अब तक पढ़े हैं, हमने पिछली क्लासों में पढ़े हैं, लेकिन हमने उनको मैपिंग के रूप में देखा है। लेकिन आज हम थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ेंगे और उसको ज्योमेट्री से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ज्यामिति से। मैं हरेंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला, फिरोजाबाद। तो करते हैं प्रारंभ। बच्चों, एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डिकार्टे, जो 1637 में उन्होंने एक बुक लिखी थी। फ्रेंच में लिखी थी वो। उसका अगर इंग्लिश रूपांतर करें तो उसको ला ज्योमेट्री करके उसने वो बुक लिखी थी। और पहली बार उन्होंने ये बताया था कि जो ज्यामितीय फिगर्स हैं, रेखा है, वृत्त है, इनको समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो उनकी देन है ये। इसीलिए इस जो विधा है, ये जो निर्देशांक ज्यामिति है, इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम उन्हीं के नाम से दिया गया। जो डिकार्टे नाम था तो कार्टेशियन सिस्टम उन्हीं के नाम पर रखा गया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। जो फंक्शन है, हमने जो फंक्शन पढ़े हैं अभी, हमने फंक्शन कुछ इस तरह से पढ़े थे कि एक f(x) होता है और उसके लिए कुछ वैल्यूज़ लिखी रहती हैं इस तरह से, x² + 5x ऐसे लिखा रहता है कुछ ना कुछ। और उनको मैपिंग के रूप में देखा था हमने। मैपिंग कैसे? एक यहाँ पर एक डोमेन था, एक कोडोमेन था, और वहाँ से डोमेन के एलिमेंट कोडोमेन से कनेक्ट हो रहे थे। ये हमने फंक्शन, और ये f फ्रॉम a to b था। इस तरह से हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। वो मैपिंग रूप था, वो भी यही है। इसको मैं दूसरे तरीके से कह सकता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, कोई इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे आप y, ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये y = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इसको y की जगह मैं fx भी लिख सकता हूँ। fx = और इसको मैं कह सकता हूँ ये। तो कहने का मतलब है y को fx से रिप्लेस कर दिया है। अब इसमें ये जो x है, ये डोमेन की तरफ से आता है। इसको डोमेन के जो एलिमेंट हैं, ये डोमेन का जो सेट है, वहाँ से लिया जाता है। और इससे जो कनेक्ट होते हैं, जो डोमेन से जो एलिमेंट कोडोमेन में कनेक्ट होते हैं, उसको हम y बोल देते हैं। तो इसको भी, ये भी वही रूप है। आप यहाँ देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक ये फंक्शन दिया हुआ है, y = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x। इसको अगर हम कनेक्ट करने की कोशिश करें, रियल टू रियल मान लें इनको, कि ये जो फंक्शन है ये रियल टू रियल है, तो इसको हम कोई x को कोई वैल्यू दे सकते हैं। मान लीजिए हम -2 दे दें, तो वो किससे कनेक्ट होगा? x को -2 दिया तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी तरह से -1 दिया तो 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 0 दिया तो 0 से कनेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही 1 से 1, 2 से 2, ऐसे ही कनेक्ट होते रहेंगे। ये तो मैंने वैल्यूज़ लिए हैं, ये पूर्णांक लिए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये रियल टू रियल फंक्शन है। तो मैं कोई भी वैल्यू ले सकता हूँ, 1.5 ले सकता हूँ, √2 ले सकता हूँ, -√2 ले सकता हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि ये यहाँ पर ये जो एलिमेंट है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और ये इस तरह से कनेक्टेड है। लेकिन इसको ही अगर हम ग्राफ पेपर पे इसको रखें x की और y की वैल्यू के रूप में, जो कि आपने 9th में 10th में ग्राफ बनाए होंगे, ट्रेस किए होंगे ग्राफ, तो ये बिंदु बन जाते हैं इस तरह से। ये देखते हैं, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से ये बिंदु बन जाते हैं। आपने 9th 10th में खूब इनको बिंदुओं को लगाया होगा, और 11th में भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा इस बारे में। तो इसका अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, y = एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x का, तो ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है बच्चों।
ये आप देखें, ये जो पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु यहाँ लिखे हुए हैं, इन बिंदुओं को अगर हम ट्रेस करेंगे तो ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे बनेगा, जैसे -2,2 ये इधर आ जाएगा पॉइंट, फिर -1,1 यहाँ आ जाएगा, फिर 0, 0 पर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि वो नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये फिर से ऊपर जाता है, 1, 1 ऐसे, और फिर 2, 2 ऐसे, ऐसे करके ये ग्राफ बन जाता है। तो जो कंटिन्यूटी की बात आती है, वो फंक्शन में तभी कंटिन्यूटी की बात आती है जबकि वो हम उसको ग्राफ के रूप में देख रहे हैं। कंटिन्यूटी का मतलब है कहीं पे ग्राफ टूट तो नहीं रहा है, किसी पॉइंट के ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे टूट गया हो या कहीं टूट गया हो, तो ये हम देख रहे हैं कहीं टूटा नहीं है, ये सीधा चल रहा है, कंटिन्यूस है। कुछ ऐसे भी ग्राफ हो सकते हैं जो टूटे हों, उनके बारे में देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास एक फंक्शन है, ये x² -1 अपॉन x -1। तो बच्चों, जब तक x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है तब तक तो ये सही चलता है, लेकिन जहाँ x इज इक्वल टू 1 हो गया तो ये वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो हम देख रहे हैं कि ये इस केस में अगर हम इसका मान निकालने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 के ऊपर तो मान इसका नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, अगर आप ये कहें x 1 के बराबर नहीं है, तब हम ये इसमें कार्यकलाप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये हम गुणनखंड कर सकते हैं और इनको कैंसिल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जी ये x को 1 होने से क्यों नहीं कैंसिल कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि वो 0 डिवाइडेड बाई 0 हो जाएगा और ये कैंसिल नहीं किया जा सकता है, ऐसे नहीं किया जा सकता। तो ये तभी संभव है जब x का मान 1 नहीं होगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों। इसके जो बिंदु हम देखेंगे तो यहाँ पर इसका ये टेबल रहेगी इस तरह से। आप टेबल की सहायता से जब आप बिंदु देखेंगे, और ये तब बिंदु हैं जब x नॉट इक्वल टू 1 है, तब ये बिंदु आए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो y इक्वल टू x+1 जो समीकरण आई है वो तब आई है जब x -1 ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया है। जब अंश और हर से x -1 को कैंसिल किया है तब ये समीकरण आई है, और उसके आधार पर फिर इसके बिंदु निकाले गए हैं। और ये समीकरण तभी बनी है जबकि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 है। x 1 होगा तो ये कैंसिल, ये जो है ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे हम। x -1 को x -1 से ये कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये समीकरण बनेगी। और तब इसका ग्राफ देखते हैं बच्चों कैसे बनेगा। ये देखें, इसके जो मान हैं यहाँ आप देख रहे हैं, ये -3 -2, तो ये -3 -2 है, और ये जो पॉइंट है ये यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, और फिर आगे जब चलते हैं तो आप देखें जब थोड़ा हम आगे चल रहे हैं 0,1 ये बिंदु से जब हम आगे चलते हैं तो 0 यहाँ तक x इज इक्वल टू 0 है, ये ठीक है। लेकिन जब x इज इक्वल टू 1 की तरफ जा रहे हैं, यहाँ इधर से जा रहे हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है, 1 तक नहीं पहुँचे, 1 से पहले पहले रुक जाएं, तो इसी को बोलते हैं x टेंड्स टू 1। वहाँ तक पहुँचे नहीं हम, तो तब तक तो इसकी वैल्यू मिलेगी कहीं ना कहीं, यहाँ तक मिलेगी हमें कुछ ना कुछ। और हम ये देख रहे हैं कि जब यदि x टेंड्स टू 1 है तो उस केस में जो y है y टेंड्स टू 2 हो जाएगा। y कहाँ से आएगा? ये जो बिंदु जो ये यहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं, ये जो है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो जब बिंदु में x और y होते हैं तो यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ये बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर y कितना आएगा ये संभव नहीं है, क्योंकि समीकरण में ये डिफाइन नहीं कर सकते हम, उस तरह से वो समीकरण लिखी हुई है। तो ये हमने देखा कि हम जब इधर से जा रहे हैं x टेंड्स टू 1, तो ये किधर से जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड से, ये लेफ्ट हैंड है। 1 की तरफ जा रहे हैं
तो लेफ्ट हैंड हमने कैसे डिसाइड कर लिया, जब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, ये 0 बिंदु है, 0 से फिर 0.5 आएगा, x इक्वल टू 0.5 आएगा, 0.9 आएगा, ऐसे। तो x की जो वैल्यू 1 है वो 1 से कम की तरफ से जा रहे हैं हम, तो इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट बोली जाएगी ये। और यही काम हम उधर से भी कर सकते हैं, हम ये इधर से भी इधर से आ सकते हैं हम x के लिए, ये भी x टेंड्स टू 1 आ सकते हैं हम। वो कैसे, जो x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, फिर उसके बाद में 2 से कम करके ला सकते हैं, 1.5 ला सकते हैं, फिर उसको 1.1 ला सकते हैं, और उसके बाद में 1 की तरफ जा सकते हैं, तो वो राइट हैंड लिमिट बोली जाएगी ये। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तब भी हम ये देखते हैं कि हम कैसे भी निकालें, चाहे इधर से जाएं चाहे इधर से जाएं, तब भी y का मान जब x टेंड्स टू 1 है तो y का मान 2 की तरफ जाएगा, दोनों तरफ से। चाहे आप लेफ्ट हैंड से जाएं, चाहे 1 की कम वैल्यू की तरफ से 1 की तरफ अप्रोच करें, या 1 से ज़्यादा वैल्यू की ओर से 1 की ओर अप्रोच करें। मतलब जैसे 2 से आप 1 की तरफ आएंगे तो राइट हैंड लिमिट बोली जाएगी, और अगर 0 से 1 की तरफ जाएंगे तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट बोली जाएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होती है, तब हम ये कहते हैं कि लिमिट का अस्तित्व है। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तब बोला जाएगा लिमिट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट्स। या अस्तित्व है, लिमिट का सीमा का अस्तित्व है। ये आपने 11th में पढ़ा है, जब सीमा का आपने चैप्टर पढ़ा था, तो सीमा का अस्तित्व कब होता है ये आपने पढ़ा है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, ये आपने 11th क्लास में पढ़े। फिर भी हम इसको थोड़ा सा डस्टिंग कर रहे हैं इसकी, तो उसमें से एक बार बता देते हैं आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाती है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। लेकिन इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। लेकिन क्या f1 का मान निकाल सकते हो आप? f1 का मान क्या होता है कि y इज इक्वल टू 1 पर, सॉरी y नहीं, x इज इक्वल टू 1 पर y का मान कितना होगा, ये है f1 की बात। तो हम देख रहे हैं कि ये असंभव है, क्योंकि अगर y का मान हम 1 देंगे तो x का, यदि हम x का मान 1 देंगे, x अगर हमने 1 दे दिया तो y बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू f1। तो ऐसे जहाँ केस आते हैं वहाँ पर फलन सतत नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। तो वो किस बिंदु पर कंटिन्यूस नहीं है? x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस नहीं है। तो बच्चों कंटिन्यूटी की परिभाषा क्या रहेगी? कंटिन्यूटी की परिभाषा ये रहेगी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कहा जाएगा यदि कोई फंक्शन x इज इक्वल टू a पर, मान लीजिए कोई a पॉइंट है कहीं, जैसे यहाँ पर हमने 1 ले लिया, ऐसे ही x इज इक्वल टू a पर सतत बोला जाएगा, कंटिन्यूस बोला जाएगा यदि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल एट x टेंड्स टू a इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एज x टेंड्स टू a। अब ये लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a, राइट हैंड लिमिट भी x टेंड्स टू a, तो इसका ये मतलब है कि ये a से कम की, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है a से कम वैल्यू की तरफ से a की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट का मतलब है कि a से ज़्यादा वैल्यू है x की और उसकी तरफ से कम करते हुए ला रहे हैं, और इज इक्वल टू f। तो ये आप कहीं नोट कर लीजिए कि कोई फलन
x इज इक्वल टू ए पर सतत कहा जाएगा यदि उस बिंदु पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस बिंदु पर फंक्शन का एक्चुअल मान एफ ए अगर तीनों बराबर हैं तो वो फलन सतत कहा जाएगा, कंटिन्यूस कहा जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालें, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालें। एफ ए तो कैसे भी निकाल लेंगे, एफ ए में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ ए कैसे निकालेंगे, पहले एफ ए की बात कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए कोई एफ एक्स इज इक्वल टू, आपको मैंने एक्स स्क्वायर दे दिया और मैं आपसे कहता हूँ कि एफ ए बताइए कितना आएगा, तो कितना आएगा, ए स्क्वायर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए रख देंगे बस। तो ये तो बहुत आसान है। अब प्रॉब्लम आती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाए, राइट हैंड लिमिट कैसे निकाली जाए। हालांकि 11th में डिस्कस हो चुकी हैं बातें, लेकिन फिर भी क्योंकि हम चैप्टर को पढ़ा रहे हैं तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए ये एक नंबर लाइन है और मान लीजिए ये 5 है, ये मान लीजिए 4 है और ये मान लीजिए 6 है। अब मुझे 5 की तरफ अप्रोच करना है तो मैं दो तरह से कर सकता हूँ। एक तो इधर से अप्रोच कर सकता हूँ और 5 पे जाके रुक जाएंगे, और दूसरा है इधर से अप्रोच कर सकते हैं 6 की तरफ से। तो जब इधर से अप्रोच करी जाएगी इसको लेफ्ट हैंड लिमिट बोला जाएगा और इधर से इससे करेंगे तो राइट हैंड लिमिट। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसको लिखेंगे कैसे, उसका निर्धारण कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक सीधा सा रास्ता रहता है और वो इस तरह से है कि मान लीजिए ये सेम लाइन है, यहाँ पर 5 है और ये मुझे जाना है x टेंड्स टू 5 की तरफ। अब वो इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं फंक्शन में रख दूंगा x इज इक्वल टू 5 माइनस एच। अब h को मैं जितना छोटा करता चलूँगा, ये 5 माइनस एच है, इसका मतलब ये 5 लेफ्ट हैंड की तरफ से जा रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ से जा रहा है ये x5। क्यों? क्योंकि मैंने x को जो मान दिया है वो x माइनस एच दिया है और h कोई छोटा सा नंबर है। जितना जितना मैं h को छोटा करूंगा, जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा x कहाँ जाएगा, 5 की तरफ। तो ये इस तरह से अप्रोच रहेगी। जब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, हम फंक्शन में x इज इक्वल टू ए माइनस एच रखेंगे। ए कौन है, जहां पर हमें लिमिट निकालनी है जिस बिंदु पर, और जब ये रखने के बाद में जो x टेंड्स टू जब a था तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे h टेंड्स टू 0। तो इस तरह से हम लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अप्रोच करेंगे। और जब राइट हैंड लिमिट की बात आएगी तब क्या करेंगे बच्चों, राइट हैंड लिमिट के लिए उसमें हम क्या करेंगे, जब x टेंड्स टू a है तो हम उसमें रख देंगे पुटिंग x इज इक्वल टू a प्लस एच। तो ये हमेशा, ये जो राशि है ये हमेशा a से बड़ी रहेगी और ये जो h है जैसे जैसे h 0 की तरफ जाएगा x a की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे x को, a को x टेंड्स टू a हटा देंगे, h टेंड्स टू 0 रख के आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से ये राइट हैंड लिमिट का तरीका रहेगा करने का। और उसके बाद में तीसरा एफ ए निकाल लेंगे, वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं, आपको समझ में आएगी बात। हाँ, ये और एक ग्राफ था, मैंने आपको y इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे साइन एक्स का भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके भी ग्राफ हो सकते हैं। ये जैसे ये आप देख रहे हैं, ये x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर। तो जब इसमें मैंने x इज इक्वल टू 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा, cos 0 कितना 1। तो ये बिंदु मिलेगा। ऐसे ही फिर π/2 रखेंगे तो यहाँ भी ये आ जाएगा π/2, मतलब ये x की वैल्यू π/2 रखी तो y का मान 0 मिलेगा। तो ऐसे करके ये ग्राफ इधर से नेगेटिव में भी ऐसे जाएगा।
तो ये सब ग्राफ है, और जो इसको जो समीकरण है उनको हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है ताकि हम कंटिन्यूटी की बात को समझ सकें। आप देखें, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर एक ये सवाल दिया हुआ है, fx इज इक्वल टू, ये एक सेकेंड, प्रश्न शायद प्रश्न मेरे को लिखना पड़ेगा आपके लिए। ये तो सॉल्यूशन हो गया है, ये है cos x, ये है ये प्रश्न आप नोट कर लीजिए इसको, y इज इक्वल टू cos x। ये फंक्शन है जो ऊपर लिखा हुआ है, जो ये जो फलन है, ये जो हमें ये समीकरण दे रखी है, हालांकि आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो y इज इक्वल टू cos x दे रखा है, प्रश्न ये है कि इसको ये चेक कीजिए कि x इज इक्वल टू पाई वाई 4 पर ये सतत है, कंटिन्यूस है, वो चेक करना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एंड x इज इक्वल टू पाई वाई 4 पर इस फंक्शन का मान निकालेंगे, और तीनों एक जैसे होंगे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू पाई वाई 4 पर सतत है। तो देखें, आगे बढ़ाते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बच्चों देखिए ये है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमने क्या काम किया है कि x के जगह पर पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस h, ये फंक्शन में रखा। फंक्शन में रखने के बाद में डेफिनेटली जब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पर अगले स्टेप में क्या काम करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव दे रहा है, ये लिखने का एक तरीका है, लेफ्ट हैंड लिमिट पूरा नहीं लिख के आप ऐसे पाई बाई 4, तो ये हो गया x टेंड्स टू पाई बाई 4 हो गया, लेकिन जब हम माइनस लगा देते हैं इसके ऊपर तो ये हो जाता है कि ये लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच कर रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट पूरा ना लिख के अगर हमने इतना भी लिख दिया, ऊपर नेगेटिव लगा दिया, तो ये इससे ये पता लग जाता है कि ये x टेंड्स टू पाई बाई 4 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो हम इसको, ये जो फंक्शन है, जब हमने x इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस h रख दिया, तब क्या हो जाएगा, ये परिवर्तन यहाँ आ जाएगा, फंक्शन में ये परिवर्तन आ जाएगा, और उसके बाद ये लिमिट को हम सॉल्व करेंगे, जहाँ जहाँ fx है, ये जो fx हमें पता है, y जो दिया हुआ है वो fx है, और ये cos x था, और जब हमने x की जगह पर रख दिया पाई बाई 4 माइनस h, तो ये फंक्शन यहाँ आ गए। अब ये लिमिट को सॉल्व करना है, इन्होंने वो तमाम टाइम पास कर दिया है, उसमें आपको इतना दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा h की वैल्यू रखो यहाँ पर, और कितना आ जाएगा बच्चों अगले स्टेप में, यहाँ जब इसको, ये स्टेप तो ठीक है, जब हम इससे आगे बढ़ेंगे तो h की वैल्यू यहाँ रख देंगे, और cos क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस 0, ये तो लिमिट निकालते हैं, और cos पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2। तो ये आया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए चलें, ये सब करने का जरूरत नहीं है, जो आगे इन्होंने बढ़ाया ये सब टाइम पास है, ये बुक्स में इसी तरह के करके रखते हैं, बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, इतना दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आप आगे बढ़ें, ये राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर प्लस लगा हुआ है यहाँ, तो ये केवल ये दर्शाता है कि ये x टेंड्स टू पाई बाई 4 है, बट फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो नॉर्मली किताबों में क्या लिखा रहता है, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं जी, तो अगर आप नहीं लिख रहे हैं, केवल ये चिन्ह भी आपने लगा दिया, तब भी ये यही बताता है कि आप राइट हैंड लिमिट को ज्ञात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर ये कोई राइट हैंड लिमिट ऐसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, उसमें x की जगह पर क्या रख देंगे, पाई बाई 4 प्लस h, सो दैट जब h टेंड्स टू 0 जाएगा तो x पाई बाई 4 की तरफ जाएगा ही। अब इस लिमिट को हम सॉल्व करने चाहते हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, ये सब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें सीधा अगले स्टेप में लिमिट को यहाँ से हटा देंगे और मान इसमें रख देंगे, तब कितना आ जाएगा, ये cos पाई बाई 4 और ये 1/√2। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब एक बात तो साफ है कि लिमिट का तो अस्तित्व है, लेकिन ये यहाँ बात पूरी नहीं हो जाती, केवल इतनी बात साबित होती है कि लिमिट का अस्तित्व है। अब
फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर मान और रखना पड़ेगा फंक्शन में, क्योंकि फंक्शन में जो दे रखा है वो एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स दे रखा है। अब हमें एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो हम क्या काम करेंगे, एफ पाई बाई 4 निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, कॉस पाई बाई 4 और ये 1/√2। तो हम देख रहे हैं ये तीनों ही चीज़ हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट, ऑल आर इक्वल। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन x इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर कंटिन्यूस है। तो ये स्टेप जो यहाँ लिखा है, ये जो स्टेप लिखा है, हर एक जब भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आएगा ये लास्ट स्टेप आप अवश्य लिखेंगे, ताकि जो इस स्टेप मार्किंग है उसमें आपका कोई नंबर ना कटे और एग्जामिनर को भी पता लग जाए कि ये बच्चा इसने फॉर्मूला दिया है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए वो सतत है। आशा है बच्चों बात समझ में आई होगी। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये फंक्शन है, आप देख रहे हैं, ये एफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी है ये भी है। ऐसे जो फंक्शन होते हैं उनको मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। ये एक्स का जो डोमेन से जो नंबर आता है उसके अनुसार अपनी शक्ल बदल लेते हैं, तो इनको मल्टी वैल्यूड फंक्शन बोला जाता है। पहले इनको कोई मानता नहीं था, पहले ये फंक्शन की कैटेगरी में नहीं आते थे, लेकिन बाद में इनको स्वीकार किया गया क्योंकि ये मैपिंग को मानते हैं। ये जो आपका मैपिंग के जो 3 नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, इसलिए मल्टी वैल्यूड फंक्शन वेरी वेल वो बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड हैं। और इसको भी हम ये चेक कर सकते हैं, ये अलग वो बात हो सकती है कि वो कंटिन्यूस हो या नहीं हो, लेकिन फंक्शन तो है। अब यहाँ पर ये फंक्शन दिया हुआ है, आप देखें ये, तो इसकी एक वैल्यू है, यदि x का मान 0 नहीं है तो ये मान है, यदि x का मान 0 है तो ये मान है। तो ये मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। इसके लिए देखते हैं कि बिंदु, ये मूल बिंदु पर बोल रहे हैं सतत है कि नहीं, ये देख रहे हैं मूल बिंदु पर सतत है कि नहीं, ये बताओ। तो हम क्या काम करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 माइनस h, ये फंक्शन में रखेंगे और ये लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड की तरफ से अप्रोच करने के लिए अब ये 2 वैल्यू दे रखी हैं, एक ये वैल्यू दे रखी है, एक ये वैल्यू दे रखी है, तो अब कौन सी यूज़ करें भाई। तो हम देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जब x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि x इक्वल टू 0 है, ये बिल्कुल भी बात नहीं है। x टेंड्स टू 0 है, इसका मतलब वो 0 नहीं है, बस 0 की तरफ जा रहा है, चाहे कितना भी नज़दीक पहुंच जाए। तो इसलिए ऐसे केस में हम जो यूज़ करेंगे वो इसकी ऊपर वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे और इसमें क्या रख देंगे, जो x टेंड्स टू 0 है उसको h से रिप्लेस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, ये फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी उस समय। और वो फंक्शन को हम एवेल्युएट करेंगे, उसकी लिमिट निकालेंगे। तो ये आप देखें, ये देखें आप, ये यहाँ 0 माइनस h रख दिया और फिर हमने यहाँ पर इस स्टेप में आ गए और यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो माइनस h था एंगल में वो हमने बाहर निकाल लिया, नेगेटिव से नेगेटिव हटा दिया और ये सीधा फॉर्मूला आ गया, साइन h अपॉन h, h टेंड्स टू 0 कितना मान होता है, साइन x अपॉन x व्हेन x टेंड्स टू 0 कितना मान होता है, 1। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब इसी तरह से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो ये राइट हैंड लिमिट में क्या करेंगे, x को 0 प्लस h से रिप्लेस करेंगे और h टेंड्स टू 0 बताएंगे, ये h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h रख देंगे दोनों जगह जहाँ जहाँ x है, और इस तरह से यहाँ ये स्टेप और फिर इसका मान भी 1। तो हमने ये देख लिया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और तीसरा कौन रह गया, तीसरी बात रह गई f1 कितना है, f0 कितना है, क्योंकि 0 पर हमें जो वो निकालना है, वैल्यू निकालनी है, वो x टेंड्स टू 0 पर निकालनी है। तो उसमें हमें कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, उसमें जो फंक्शन मल्टी वैल्यू फंक्शन है उसमें ये बताया हुआ है व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो इसका फंक्शन का मान 1 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, ये आप देखें, ये
वाम पक्ष सीमा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दक्षिण पक्ष सीमा, तो ये बोलेंगे राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फलन का मान उस बिंदु पर। तो ये आप लिख देंगे लास्ट में, और बेहतर होगा जो हमने पिछली एक्सरसाइज में लिखा है, जो ये वाला जो दलील दी है ये सबसे बेहतर चीज़ है, आप उसी तरह से उसको लिखिए। तो इस केस में क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, अब आगे ऊपर लिख देता हूँ, x टेंड्स टू 0 और उसके ऊपर माइनस एफ एक्स और फिर इज इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 1। ये सभी के सब इक्वल हैं, इसलिए ये फलन सतत है। तो ये आप इसके लिए लिख देंगे, और ये भी जो लिख दिया है, ये जो लिखा है ये भी कोई गलत नहीं है, ये भी सही बात है, बिल्कुल ठीक है ये। लेकिन अच्छा है, वो टेक्निकल भाषा है, उसको लिखेंगे तो ज़्यादा इंप्रेशन जाएगा। बच्चों आशा है कुछ समझ में आई होगी बात, और आप थोड़ा होमवर्क भी ले लीजिए। ये आपके लिए मैंने होमवर्क बुक्स में से लिया है, तो आप थोड़ा नोट कर लीजिए। मैं इसको जूम इन करता हूँ इसमें, तो ये आप देख लें। ये तो पहला क्वेश्चन तो वही है जो हमने अभी सॉल्व किया, तो आप देख के भी सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें x इज इक्वल टू 3 पर सतत है, ये बताना है। तो x इज इक्वल टू 3 का मान आप यहाँ से ना लें, ये दे रखा है सीधा, और जब x इक्वल टू 3 नहीं है, जब आप लिमिट लेते हैं तो तब आप ये वाली वैल्यू से लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट भी राइट हैंड लिमिट भी। तो आप देख रहे हैं ये सब क्वेश्चंस हैं ये, और कोई क्वेश्चन अगर आपको कष्ट देगा तो आप ग्रुप में डाल दीजिए उसको PDF बनाकर। अच्छा ये रहे कि कुछ आप उसको सॉल्व कर कीजिए, जितना भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, जो आपकी समझ में आए उतना आप सॉल्व करके दीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना आपको समझ आ गई बात। तो आप ये देखें, इसको थोड़ा सा नोट कर लें। अगर आपको कहीं लग रहा है कि आप नोट नहीं कर पाए तो वीडियो को आप पॉज कर दीजिए और उसके बाद सॉल्व कर उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, सवालों को नोट कर लीजिए। ये देखें, 1-2 सवाल ऐसे होंगे कि जो आपको पूछने ही पड़ेंगे मुझसे, तो मैंने वो जानबूझ के छोड़े हैं ताकि आप कुछ ना कुछ पूछें, क्योंकि 1-2 सवाल ऐसे हैं जिनको जैसे ये क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हैं के की वैल्यू बताओ, तो मैंने के की वैल्यू वाला तो क्वेश्चन कराया नहीं है, लेकिन के की वैल्यू भी आपको वहीं से पता लग जाएगी जब आप उसमें कंडीशन लगाएंगे। तो जब आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, तब आप जब f0 की वैल्यू निकालेंगे तब आपको इसके इक्वल रखेंगे तो के की वैल्यू आपको पता लग जाएगी। और फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट करें, ग्रुप में डालें। बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगली कक्षा में अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मेहनत कीजिए। थैंक यू।